स्टूडेंट्स, आज हम मील के कारणता संबंधी विचार की चर्चा करेंगे। मील का कारणता के संबंध में विचार ह्यूम से बहुत ही मिलता है। उनके अनुसार भी सभी घटनाओं, तथ्यों, पदार्थों, संवृत्तियों आदि के कारण होते हैं। वे कारण सिद्धांत में 3 मुख्य लक्षणों को मानते हैं। पहला, सभी घटनाओं के कारण होते हैं। दूसरा, समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होते हैं। एवं तीसरा, कारण सदा कार्य की पूर्ववर्ती घटना होती है एवं कार्य कारण की अनुवर्ती घटना। कारण कार्य का संबंध हमारे पूरे आगमन की जड़ में है एवं कारण की वही धारणा आगमन में स्वीकृत होगी जो अनुभवात्मक है। दो घटनाओं के बीच कारणता कोई अनिवार्य संबंध नहीं जो रहस्यात्मक हो और जो अनुभव की देन न हो। कारणता का नियम संबंधित है घटनाओं के एक के बाद दूसरे के आने के संबंध से। अतः हम इस नियमितता को देखें। मील के अनुसार प्रकृति में 2 प्रकार की नियमितताएं हैं, सहभाव की एवं अनुक्रम की। यह कहना कि कौवे काले होते हैं, इसमें सहभाव की नियमितता है, परंतु इसमें अनिवार्यता या निश्चयात्मकता नहीं। दूसरे प्रकार की नियमितता यानी अनुक्रम की कारणता होती। यह निश्चयात्मक होती है क्योंकि इस अनुक्रम के संबंध में कारण कार्य का संबंध होता है। जैसे बम फूटने से धमाके की आवाज। जब हम कहते हैं कि बम फूटने से धमाके की आवाज होती है तो इन दोनों में कारण कार्य का संबंध रहता है। अतः यहाँ बम फूटना धमाके की आवाज का कारण है। स्पष्टतः कारण बराबर पूर्वगामी हो घटना होती है एवं कार्य अनुगामी घटना होती है। यानी कारण नियत पूर्ववर्ती इनवेरिएबल एंटीसीडेंट एवं कार्य नियत अनुवर्ती इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंट घटना होती है। ह्यूम ने भी ऐसा ही माना था, परंतु इस धारणा में एक आपत्ति होगी कि तब तो दिन एवं रात में कारणता का संबंध होगा, क्योंकि एक नियत पूर्ववर्ती है और दूसरा नियत अनुवर्ती। परंतु यह सही नहीं कि उनमें कारणता का संबंध है। वे तो अन्य कारण के सहपरिणाम हैं और वह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। मील इस आपत्ति का उत्तर देते हैं कि नियत पूर्ववर्ती के साथ ही कारण को निरुपाधिक होना है, अनकंडीशनल। यानी कारण को कार्य का पर्याप्त पूर्वगामी होना है एवं सभी उपाधियां जो कार्य को उत्पन्न करने में सक्षम है, अनिवार्य एवं पर्याप्त है, उपस्थित रहे और अन्य उपाधि की अपेक्षा न हो तो कार्य अवश्य उत्पन्न होगा। अगर बम फूटना धमाके की आवाज का कारण है तो बिना किसी शर्त या उपाधि के
बम फूटने पर कार्य यानी धमाके की आवाज होगी ही। एवं इस नियत अनौपाधिक संबंध का ज्ञान हमें निगमनात्मक आगमनात्मक प्रमाणीकरण की क्रियाओं के द्वारा होगा, जो वैज्ञानिक पद्धति के क्रम हैं। इस सिलसिले में मील कारणता के एक अन्य पक्ष पर भी जोर देते हैं कि कारण भावात्मक एवं अभावात्मक दोनों प्रकार की उपाधियों की पूर्ण समष्टि, टोटलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशंस हैं। यानी किसी भी घटना के होने के लिए कुछ तत्वों का उपस्थित रहना एवं कुछ तत्वों का नहीं रहना आवश्यक होता है। जैसे एक फोटो का दीवार पर से गिरना अगर कारणता से संबंधित है तो यहाँ कुछ शर्तें भावात्मक हैं, जैसे रस्सी जिससे फोटो टंगा है उसका टूट जाना, कील जिससे रस्सी बंधी है उसका निकल जाना इत्यादि। परंतु कुछ अभावात्मक उपाधियां हैं, यानी जिसका नहीं रहना ही कार्य को उत्पन्न करने में सहायक है। जैसे कोई अन्य सहायक बंधन नहीं रहना, किसी व्यक्ति को उसको पकड़ नहीं लेना इत्यादि। अगर वे सारी शर्तें उपस्थित रहें तब तो कारण कार्य को अवश्य उत्पन्न करेगा। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम यह कहेंगे कि कारण कार्य का निकटतम नियत अनौपाधिक पूर्ववर्ती घटना है। कार्य कारण का निकटतम नियत अनौपाधिक अनुवर्ती घटना है। इसी संबंध को जानने के लिए मील ने 5 विधियां बताई, जो इस प्रकार है: अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, सहपरिवर्तन विधि एवं अवशेष विधि। अब हम मील के कारणता संबंधी विचार का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले मील ने कारण को नियत तात्कालिक अनौपाधिक पूर्ववर्ती घटना कहा है। एक प्रश्न उठता है कि इन सभी में कौन सा लक्षण अधिक महत्वपूर्ण है? क्या सभी एक समान महत्वपूर्ण है? फिर इनमें आपस में कैसा संबंध है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिलता है। दूसरा, मील ने कारण को सभी भावात्मक एवं अभावात्मक उपाधियों की समष्टि कहा, परंतु अभावात्मक उपाधियां अनेक हो सकती हैं जिनको पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं। जैसे किसी फोटो का दीवार से जमीन पर गिरने में बहुत सारे अवरोधक कारणों का अभाव रहता है, जैसे किसी दूसरी मजबूत रस्सी से बंधा होना, किसी आदमी को उसे बीच में पकड़ लेना, किसी अन्य चीज से फंस जाना इत्यादि। इन सबों की सूची बनाना असंभव सा है। इस स्थिति में हम किस प्रकार कारण को पर्याप्त कह पाएंगे? तीसरा, मील ने कारण कार्य नियम की सभी घटनाओं के कारण होते हैं। एक सामान्यीकरण है, यानी अनुमान किया जाता है विशिष्ट कारणताओं से। जैसे क का कारण ख है, ग का घ है, च का छ है। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी कार्य के कारण होते हैं। परंतु क का कारण ख है, ग का घ है, च का छ है, ये सभी अनुमान आश्रित हैं।
आधार वाक्य पर कि सभी घटनाओं के कारण होते हैं, अतः जिसे प्रमाणित करना है वही आधार वाक्य के रूप में मान लिया जाता है, जिससे चक्रक दोष होता है। चौथी बात, मिल अनुभववादी विचारक होते हुए भी कारण में अनिवार्यता के तत्व को ढूंढते हैं, मगर सीधे रूप से मानने की असमर्थता के कारण उसे पिछले दरवाजे से ले आते हैं, यानी अनौपाधिकता के रूप में। केवल शब्द बदला हुआ है मगर अर्थ वही है। ऐसा करना मिल के लिए उचित नहीं। पांचवा और अंतिम बात, समस्या यह भी है कि अनौपाधिकता के लक्षण को हम कैसे जानेंगे। अनुभव के आधार पर सारी शर्तों को जानना असंभव सा है। अब तक हमने 3 अलग अलग मुख्य विचारकों के कारणता संबंधी विचारों की चर्चा की 3 अलग लेक्चर में। इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। इसी संबंध में अरस्तु यद्यपि प्राचीन समय के विचारक थे, फिर भी विशद रूप से उन्होंने कारणता की व्याख्या की। यह सही है कि मानव कृतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी व्याख्या दी थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में इस विचार का अपना महत्व है। भले ही आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विचार में यह स्वीकृत न हो। ह्यूम का विचार भी काफी महत्वपूर्ण रहा। आज का विचार बहुत कुछ ह्यूम के विचार पर आश्रित है। उनका विश्लेषण काफी मौलिक रहा। अनुभववादी होने के कारण एवं तार्किक संगति को निभाने में वे प्रत्यक्ष के अनुभव में ही कारणता के लक्षण को ढूंढ रहे थे। आज के विचारकों की दृष्टि में उनमें भाषा की त्रुटि है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके को अपनाते हैं। मिल का सिद्धांत भी कुछ त्रुटियों के बावजूद दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी प्रमाणित हुआ। आज के युग में कारण कार्य सिद्धांत को निर्देशक सिद्धांत के रूप में मानते हैं, जिसके मानने से हमारा दैनिक एवं वैज्ञानिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। वैज्ञानिकों को भी अपनी खोज में सफलता मिलती है और कुछ रहस्यात्मकता कम होती है। अतः इस नियम को प्रमाणित करने की अपेक्षा विश्लेषण करना ज़्यादा सही होगा। ह्यूम ने भी यही चेष्टा की थी। अतः इस नियम की उपादेयता निर्विवाद है। धन्यवाद।